persona es... देखना। नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं आपके साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को चलाने के लिए जो भी जानकारी होती है, जो भी सर्कुलर्स होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करते रहता हूँ। और पिछले 2 महीने से दिसंबर, जनवरी से लेकर के हम लोग जो 28 नवंबर को मास्टर डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ने इश्यू की है, अलग-अलग मास्टर डायरेक्शंस इश्यू किए, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। लगभग 4-5 मास्टर डायरेक्शंस के ऊपर बात हो चुकी है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट मास्टर डायरेक्शन जिसके बारे में बैंक चलाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इतनी क्लियर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ने दी है कि किसी भी बैंक को ब्रांच परिचालन या बैंक के परिचालन में क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई है। ये जो डायरेक्शन है बहुत बड़ा डायरेक्शन है, 134 पन्ने का है, एंड दिस इज रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट बाय द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी ये जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये पहली बार रिजर्व बैंक ने इस तरह का डायरेक्शन दिया है जिसमें बहुत सारे जो डायरेक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं उनको कंसोलिडेट किया गया है। जब मैं इस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन पे बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे डायरेक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और ये कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के बारे में रिजर्व बैंक को क्यों लगा कि ये इस तरह से कंसोलिडेटेड डायरेक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह एक ही है कि वो गवर्नेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम। और ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा की तरह सेक्शन 56, सेक्शन 35 जो पनेटिव सेक्शन है, वो भी सेक्शंस रिजर्व बैंक ने इन्वोक किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर रिजर्व बैंक एक्शन ले सकती है। तो ये 134 पन्ने का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप सबको इम्प्लीमेंट करना है। लगता है कि ये 134 पन्ना कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं हमेशा इसको रिलेट करता हूँ जो निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच दिया था 90 मिनट का, और उन्होंने दुनिया भर की स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को पकड़ के, इंक्लूडिंग डिफेंस को पकड़ के। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है? तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो अपने-अपने बजट प्रोविजंस को इन्वोक करते हैं और वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। लगभग उसी तरह बैंक छोटी हो या बड़ी हो, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट का जो डायरेक्टिव्स है, जो डायरेक्शंस है, इसको आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना है और हर एक डिपार्टमेंट को उनके उनके एरिया को पकड़ के इम्प्लीमेंट करना है, कस्टमर सर्विसेज से लेकर के। लेकिन ये जो मोटा-मोटा डायरेक्टिव्स है, इसमें क्या लॉजिक है? क्योंकि ये उसी दिन से अप्लाई हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मुझे जो लगती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, जस्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्शंस लिया गया है। और ये जो कस्टमर सर्विसेज आप देते हैं वो ट्रांसपेरेंटली देनी चाहिए, प्रोफेशनली देनी चाहिए, अवॉइडिंग ऑल मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉइटेशन। आपको जो कस्टमर्स का होता है, कस्टमर्स के इग्नोरेंस का होता है, वो नहीं होना चाहिए। और ऑनेस्टली, टाइमली, जितना भी एरर फ्री आप सर्विस दे सकते हैं, और कोर्चस इंटरेक्शन जिसको हम कहते हैं ना, नम्रता से आपको सर्विस देनी है। ट्रांसपेरेंसी हैज़ बिकम अ हॉलमार्क ऑफ दीज डायरेक्शंस। प्राइसिंग प्रैक्टिसेस में आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है,
कस्टमर्स का डेटा आपको प्रोटेक्ट करना है, ग्रीवेंस हैंडलिंग जो होता है उसके बारे में आपके यहाँ पे सिस्टम्स होनी चाहिए। रिकवरी प्रैक्टिसेस, लोन रिकवरी प्रैक्टिसेस आप क्या करते हो उसके बारे में उन्होंने कवर किया है, और ज़्यादा स्ट्रेस दिया है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट जो बीएसबीडी करते हैं। बीएसबीडी करके जो बेसिक सेविंग्स है जिसमें मिनिमम बैलेंस या ऑप्शनल एटीएम कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत सारा कहा है। 134 पेजेस का सर्कुलर है। आप सभी लोग बैंक चलाते हैं तो हर चीज़ आपको मालूम होती ही है, इसलिए मैं पूरे सर्कुलर पे बात नहीं करूँगा, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, और आपका आपका बैंक जब ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करेगा तो एज अ टीम वर्क सभी को सब सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट की अलग-अलग होनी चाहिए। क्या-क्या कवर किया है उन्होंने? ये 134 पेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इन्होंने बहुत सारे ड्राफ्ट्स आपको दे दिए हैं। ये जो ड्राफ्ट्स है, ये ड्राफ्ट्स इस्तेमाल करके कस्टमर्स सर्विसेज देने में आपको बहुत सारी आसानी होगी। आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, आपकी बोर्ड का रोल क्या होगा, कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स के बारे में उन्होंने कहा कहा बहुत बहुत चीज़ें इसमें कही हैं। एक 20-25 साल पहले गोईपोरिया कमेटी रिजर्व बैंक ने बनाई थी, उसमें उन्होंने कस्टमर सर्विसेज के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। आप अगर निकाल के पढ़ोगे गोईपोरिया कमेटी का रिपोर्ट जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ें उसके अभी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें से अभी अप्लाई नहीं होती है। लेकिन we have to remember the spirit of the Goiporia committee which the Reserve Bank of India has invoked even in these directions। उनका वो जो सोचने का तरीका है वो वही रखा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में उन्होंने कहा है, पेमेंट रेमिटेंस सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, लगभग 10 चैप्टर है, और ये 10 चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर की है। जैसे मैंने कहा कि वो सेक्शन 35 और सेक्शन 56 इन्वोक किया गया है, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिफाइन कर दिया है अच्छी तरीके से। डेफिनेशंस अगर इसमें उन्होंने लाई है, कुछ चीज़ें शायद सेक्टर के लिए नहीं होगी, लेकिन वो जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने अपोस्टाइल करके एक डेफिनेशन दिया है, वो ये कहते हैं कि अपोस्टाइल रिफर्स टू अ सर्टिफिकेट दैट ऑथेंटिकेट्स द ओरिजिन ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, जजमेंट है। इसको उन्होंने अपोस्टाइल जो वर्ड है, काफ़ी पुराना वर्ड है वैसे, लगभग 300-400 साल पुराना वर्ड है, लेकिन रिजर्व बैंक ने पहली बार इस वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और ये जो अटेस्टेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देती है, हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं साइलेंट फीचर्स जो मुझे लगते हैं कि एज अ बैंक यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड नोट। पूरा सर्कुलर तो मैं बताने नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो छोटी-छोटी बदली हैं उसके बारे में बात करूंगा। हम लोग ईएमआई के बारे में जानते हैं। पेज नंबर 6 पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया है, वो है इक्वेटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि कई बार इंस्टॉलमेंट 3 महीने के भी हो सकते हैं, 6 महीने के भी हो सकते हैं। ईएमआई तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, लेकिन अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो उनका कहना है कि उसको ये आप इक्वेटेड पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट करके उन्होंने डेफिनेशन इसमें दिया है। की फैक्ट स्टेटमेंट पे लगभग 1 साल पहले हमने जो गाइडलाइंस आई थी उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है की फैक्ट स्टेटमेंट के बारे में, और वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। जब आप बोरोर को देते हो, लोन देते हो, तो उसके टर्म्स उससे एग्री करवाओ, उसे समझाओ, और उसे वो टर्म्स समझ में आए हैं, ये की फैक्ट स्टेटमेंट का जो डिक्लेरेशन होता है वो भी आपको लेना उन्होंने मैंडेटरी करवा दिया है, रिपीट किया है इस मास्टर डायरेक्शन में उन्होंने। जैसे कि मैंने कहा है कि एक और नया कंसेप्ट उन्होंने लाया है, वो शायद आप सबको मालूम भी होगा, वो है अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, यूडीआरएन। यूडीएन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये जो यूडीआरएन है जिसको वो कहते हैं अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, आप जब डेफ में अनक्लेम डिपॉजिट ट्रांसफ़र करते हो तो उसका एक यूनिक रेफरेंस नंबर आपको ट्रेस करना है, वो कस्टमर को देना है। 27 डेफिनेशन रिजर्व बैंक ने
लाई है। और ये जब वो कहते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में वो क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बहुत सारी तो हम करते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट एक चीज में लगा कि वो ब्रांच इंश्योरेंस, जो ब्लैंकेट इंश्योरेंस आप लेते हो बैंक के एसेट्स कवर करने के लिए, उन्होंने इसमें ब्रांच इंश्योरेंस पॉलिसी का रेफरेंस इसमें लाया है। लगभग 13 पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारी आप मास्टर डायरेक्शन देखोगे तो उसमें ये जो 13 पॉलिसीज है ये कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड ही है, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के बारे में ही है। इसमें क्रेडिट पॉलिसी या रिकवरी पॉलिसी या एनपीए मैनेजमेंट पॉलिसी का रेफरेंस नहीं है। तो ये कस्टमर सर्विसेज के बारे में जो है इसमें, और एक चीज है पॉलिसी ऑन कस्टमर लायबिलिटी इन केस ऑफ रिपोर्टिंग डिलेज, उसके बारे में भी उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया है। जैसे मैंने कहा कि गोईपोरिया कमेटी के जो रेफरेंसेस है वो उन्होंने इंटैक्ट रखे हैं, वो आपको रखना ही है। कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगती है फ्रॉम द स्टाफ एंगल, जिस जो वो वर्क कल्चर, डिसिप्लिन और एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपका स्टाफ, फ्रंट ऑफिस स्टाफ अगर ढंग से बर्ताव कस्टमर्स के साथ नहीं करता है तो यू हैव टू टेक एक्शन। तो उसका लिंक कहाँ पे आता है, उसका लिंक आपके सर्विस रेगुलेशंस और यहाँ पे आता है। कई बार कस्टमर के साथ तुम्हारा स्टाफ अगर रूडली बिहेव करता है और अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो इसका रेफरेंस आएगा कि भाई बैंक ने एक्शन क्या लिया। और एक चीज जो अभी मैंडेटरी हुई है ऐसा मेरा मानना है, वो है कस्टमर सर्विसेज ऑडिट। साल में एक बार जो कस्टमर सर्विसेज आप देते हैं उसका आपको ऑडिट करवाना है, और उसके हिसाब से आपको आपकी कस्टमर सर्विसेज इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कई बार कहा है कि भाई कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए बोर्ड ने क्या किया, तो लगभग हर 3 महीने में आपको ये कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए आपका बोर्ड क्या करता है, तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन, ये जो है ये आपको एक पॉलिसी अलग से बनानी पड़ेगी। और अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई ट्रांजैक्शन में कस्टमर का पैसा जाता है, गलती किसी की भी हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने इसमें कही है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द कस्टमर लायबिलिटी इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन शैल बी विद द बैंक। तो आपको आपके सिस्टम्स अच्छे तरीके से रखने हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, वो उन्होंने क्लियर कट बता दिया है। कस्टमर अगर बीमार हो, ब्रांच में आ नहीं सकता हो, तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस अडॉप्ट कीजिएगा। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस लेके जहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो उसको जब वो अर्जेंट इमरजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगता है तो उसके खाते में से आप पैसा निकाल के दे सकते हो, भले उसका सिग्नेचर नहीं हो या फिर उसका थंब इम्प्रेशन अगर आप नहीं ले सकते हो, तो वो पॉलिसी आपको ओल्ड सिक एंड इनकैपेसिटेटेड बोरोज के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो फॉर्म्स है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है, उसमें आप मेल फीमेल का कॉलम लगते हो, उसमें और एक कॉलम आपको ट्रांसजेंडर्स के लिए रखना है। जब आप जेंडर पूछते हो कस्टमर का तो उसमें एक अदर का कॉलम आप रख सकते हो, रखना ज़रूरी है। नहीं रखोगे पीनलाइज किए जाओगे। और एक चीज़ जिसके बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो फॉर्म्स होंगे वो 3 भाषा में होने चाहिए। एक, जिस किसी भी स्टेट में आपकी बैंक है वो स्टेट का लैंग्वेज, जो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी। सो आपके फॉर्म सभी ट्राईलिंगुअल होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म ट्राईलिंगुअल नहीं है, पेनलाइज हो सकते हो। और एक चीज जो हुई है वो ये हुई है, ये काफी पुरानी गाइडलाइंस है लेकिन मैं रेफर इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है, शके संवत जो है, उसकी अगर डेट लिख के कोई अगर कस्टमर डेट लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। आपको यही देखना है कि आपका जो रूटीन ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें वो डेट मैच करती है या नहीं है। अगर किसी ने शके संवत पकड़ के अगर डेट लिखी है तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको ऑनर करना है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप ग्रेगोरियन कैलेंडर में लिखो। आपका काम बढ़ जाता है कि आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर पकड़ के उसको चलना है। और लेवी ऑफ चार्जेस
के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, डिपॉज़िट्स के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस चार्जेस रिकवर करना चाहते हो तो नोटिफ़ाई करो। वो सिर्फ़ नोटिफ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, नोटिफ़ाई करने के बाद में उनका ये कहना है कि वो मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो होगा, वो प्रोपोर्शनेट होगा, प्रो राटा बेसिस पे होगा, यानी जितना परसेंटेज बैलेंस कम हुआ है, उतना ही आप चार्जेस ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि सीबीएस में कैसे बैठेगा ये मुझे पता नहीं है। तो आपके सीबीएस वेंडर को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। पीनल चार्जेस अगर आप लगाते हो तो वो रीज़नेबल होना चाहिए। वो रीज़नेबिलिटी की उन्होंने व्याख्या की है। क्या व्याख्या की है? कि इट शुड नॉट बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज़। तो नॉर्मली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कॉस्ट ऑफ सर्विस एस्टीमेट नहीं करती है। इसका मतलब ये आता है कि आपको कॉस्ट ऑफ सर्विसेज निकाल के रखनी है। हर एक सर्विस के लिए क्या आपका कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेविंग बैंक का पासबुक और या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको फ्री में देना है, वो आपको चार्ज नहीं करना है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में वो हर साल में 2 सर्कुलर निकालते हैं। यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है कि इनऑपरेटिव अकाउंट जो होंगे या अनक्लेम डिपॉजिट होंगी, उसके ट्रेसिंग का एफर्ट्स आपको हर साल करना है। और वो जब आप करोगे तो उसका एविडेंसेस आपको रखना है। द यूसीबी शैल नॉट लेवी penal charges for नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन एनी अकाउंट। अगर वो अकाउंट इनऑपरेटिव है तो तुम्हारा सिस्टम क्या करती है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस सीधा सिस्टम से रन होता है। इनऑपरेटिव अगर हो गया है तो उसके ऊपर आप मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं ले सकते हो, आपको वो रिवर्सल करना है। बहुत सारी बैंकों को उसमें पेनलाइजेशन हुआ है। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें जहाँ पे छोटी गलती बैंक को बड़ी तकलीफ दे सकती है। आपके पास अगर आप लॉकर सर्विसेज देते हो तो वो सीबीएस के थ्रू होना चाहिए। लॉकर की रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन सीबीएस, ये ध्यान में रखो। अगर आप फिर भी मैनुअल रजिस्टर्स मेंटेन करते हो उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको सीबीएस में आपको लॉकर का ऑपरेशनल की रजिस्टर्स आपको वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी के बारे में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है कि नॉमिनी का नाम या तो टर्म डिपॉजिट पे या फिर पासबुक पे आपको लिखना ज़रूरी है, जो नॉमिनी दिए गए हैं। ये फैसिलिटी आपके सिस्टम में नहीं होगी तो आपको लाना ज़रूरी है। अगर किसी ने नॉमिनेशन नहीं दिया है तो रिजर्व बैंक ये कहती है कि आपको वहाँ पे इंडिकेट करना है, नॉमिनेशन रजिस्टर्ड आपको इंटीमेट करना है। अगर नहीं किया गया है तो वो भी आपको इंडिकेट करना अनिवार्य है। सो दीज आर ऑफ द मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सर्कुलर विच आर ऑलरेडी नोन टू यू। छोटी चीज़ें हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट देते हो, प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लोगे अगर बिजनेस लोन नहीं है तो, पीरियड, वो लेना ही नहीं है आपको। अगर आप फ्लोटिंग चार्जेस लेते हो और इंटरेस्ट रेट रीसेट करते हो तो आपको बोरोर को ऑप्शन देना है टू माइग्रेट टू फिक्स रेट, या फिर इंटीमेट करना है चेंजेस इन द ईएमआईज। प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स बंद। अगर बिजनेस लोन है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। T3 और T4 के लिए भी उन्होंने स्पेशल कंडीशंस इसमें अप्लाई की है, वो आपको देखना है। कई बार हमने देखा है कि बोरोर दूसरी बैंक में चला जाता है तो बैंक ये कहती है कि वो टेक ओवर हुआ है इसलिए हम प्रीपेमेंट चार्जेस लेंगे। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रीपेमेंट यू कैन नॉट लेवी प्रीपेमेंट चार्जेस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइमली आपको सिक्योरिटी रिफंड करनी है, टाइमली आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने हैं। डिले होता है तो उसकी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो सर्कुलर है आप बांट दो हर एक डिपार्टमेंट को, एक बार रिव्यू लो क्या चल रहा है, क्या हमारा बैंक या हमारी ब्रांच ये जो नया डायरेक्शन से आया है उसके हिसाब से काम कर रही है, नहीं कर रही है तो रीसेट करो, काम का तरीका रीसेट करो। क्योंकि इस साल का जो इंस्पेक्शन होगा इसमें बहुत सारे एरियाज है जिस पे आपको पिनलाइज किया जा सकता है। यू हैव टू टेक अ रिव्यू ऑफ हाउ यू आर डूइंग द थिंग्स, make changes, make amendments, and see to it that you comply with the
मास्टर डायरेक्शन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। इसी तरह की चीज़ों के बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ। बहुत बड़ा सर्कुलर है, पढ़ना ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। मैं इसी तरह के सब्जेक्ट्स आपके पास लाते रहूँगा। आपको एडवांस इंटीमेशन दूँगा कि आपको कहाँ पे कोर्स करेक्शन करना है। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आपको कुछ अगर सवाल है, परेशानी है, डिफ़िकल्टी है, मेरा मेल दिया गया है, यू कैन राइट द मेल। और मेनी टाइम्स वो जो आपका जो सवाल होता है, कई बार मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कि आप मुझे कॉल कीजिएगा। मेल के ऊपर मेरा जो ईमेल आईडी होता है, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। जब आप मेल करते हो और जब मैं जवाब नहीं देता हूँ, देन आई गिव यू my mobile number so that we can talk. Many a times it's necessary to talk before we take a particular decision. Thank you so much. Thank you so much for watching. Keep watching this channel and subscribe to the channel. Share it with all your cooperative fraternity so that you run the show and always remain a compliant man. Thank you so much.